हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित पुरस्वानी और आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ कि भैया 11th में बहुत सारी पढ़ाई है, तो इसमें से क्या ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हमें एग्जाम में छोड़ के नहीं जाना। बेटा वीडियो इसलिए है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो छोड़ के नहीं जानी है, ये इसलिए नहीं है कि सिर्फ इतना पढ़ के जाना है, ठीक है, ज़्यादा होशियार नहीं बनना। तो ये वाले टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। तो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा हाई वेटेज वाले हैं? तो दैट इज फर्स्ट इज जर्नल एंट्रीज, कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक का 6 मार्क का सीधा सीधा क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन 6 मार्क का सीधा सीधा क्वेश्चन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मोस्टली एग्जाम में आता ही है, आपके एमसीक्यूज में भी आएगा एंड ये आपके पास कहाँ पे आएगा, क्वेश्चन में भी आ सकता है। 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 में भी आ सकता है या 6 मार्क में, मतलब एक में तो आएगा ही आएगा, या 4 में या 6 मार्क्स में आ जाए। इसके बाद बीआरएस भी इंपॉर्टेंट है, उसका भी एक क्वेश्चन बनता ही है। एंड फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट्स, भैया मतलब हो सके तो छोड़ना ही मत, है ना, विथ एडजस्टमेंट्स। अब ये मैंने जो चीजें आपको बताई ना, इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। और थ्योरी में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बेटा केस स्टडीज अगर आ गई तो मोस्ट प्रोबेबली वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से ही आएंगी। रटना मत अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, मैंने अपने सारे वीडियोस में बैचेस में समझाया एक एक प्रिंसिपल, और वो अगर केस स्टडी आई तो वहां पे कैसे अप्लाई हो सकता है वो सारी चीजें। तो सिर्फ रटना मत। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या होता है, अगर तुमने 2 लाइन में रट लिया तो उससे होना जाना कुछ नहीं है, इससे अच्छा मत रटो। उसको समझना है कि उसमें कैसे वो अप्लाई हो पा रहा है किसी भी केस स्टडी में, समझे आप? तो ये चीज है। अब अपन आते हैं इस चीज पे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन चैप्टर्स के अंदर, तो मैं हर चैप्टर के हिसाब से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना उसमें, वो मैं सारी चीज आपको बताता हूं। तो सबसे पहली चीज कि जर्नल एंड लेजर की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। अगर जर्नल एंट्रीज की बात करूं तो कौन सी जर्नल एंट्रीज है जो आती हैं? ये है लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट विथ इंश्योरेंस। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन बना, हो सकता है सीधा सीधा 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाए कि भैया गुड्स थे, लॉस बाय फायर हो गया एंड इंश्योरेंस कंपनी ने 50% क्लेम एक्सेप्ट किया। बहुत सिंपल सी एंट्रीज है ये, पूरे वन शॉट्स में भी और बैचेस में कवर करवा रखी है मैंने, आपको वहां पे मिल जाएंगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है, 3 मार्क का सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है बेटा। डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और वो केसेस जिसमें हाफ पेमेंट या 60% पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, तो उस पे आधे पे ही, मतलब 60% पे ही कैश डिस्काउंट लगता है, ये वाली एंट्रीज। उसके बाद पेड इन फुल सेटलमेंट, तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाता है, इसमें एक्स्ट्रा बैलेंसिंग फिगर, वो वाली चीज है। एडजस्टमेंट एंट्रीज जैसे ओपनिंग, मतलब एडजस्टमेंट की 4 ही अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज बताऊं ना, तो वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, अक्रूड इनकम, एडवांस इनकम। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार हर एग्जाम में हर स्कूल में आपको देंगे ही देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन रखता है ना यार, और ये चीज यूज भी होती है फाइनल अकाउंट्स में। तो दिस इज समथिंग दे विल गिव यू, फॉर श्योर दे विल गिव यू। और बैंकिंग ट्रांजेक्शंस की जर्नल आपको इसलिए भी याद करनी ताकि आपको कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्रीज में दिक्कत ना हो। तो भाई जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है, इसका इंडिविजुअल वीडियो भी है, वन शॉट भी है, और वन शॉट में टाइम स्टैंपिंग भी की हुई है, तो आप आराम से ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी देख सकते हो। और ये सारी जो है ना, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेना है स्क्रीनशॉट, लेना है तुम्हें तो लेते जाओ साथ साथ में, है ना, क्योंकि लिख तो तुम हो नहीं सब बिल्कुल रेडीमेड चाहिए तुम्हें, हाँ ठीक है। उसके बाद अब चीजें आएंगी दूसरी, विच इज कैश बुक। तो कैश बुक में बेटा सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन अगर आया, कठिन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, सिंगल तो वैसे भी सिंपल है, तो इसमें कठिन बनाने के लिए वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दे देंगे, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस दे देंगे, वो आपको करने ही नहीं होते। लेकिन मैंने आपको बोला ना, बैंकिंग की जर्नल एंट्री जरूर करनी है। तो अगर आपने समझो कभी किया कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो आपकी एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। अब सिंगल कॉलम कैश बुक में ये कैश तो आएगा, बैंक वाला साइड भले ना आए, लेकिन कैश तो आएगा, कैश बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, तो वो कैश डेबिट साइड आएगा। तो ऐसे कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में एंट्री 2 होंगी, लेकिन आएगी एक ही। लेकिन डबल कॉलम कैश बुक है अगर, तो वही बन जाती है कॉन्ट्रा एंट्री। इसलिए मैंने आपको बोला बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है, सारे अच्छे से करना। उसकी अगर डबल कॉलम है तो भाई यहाँ पे अगर कैश विड्रॉ नहीं है तो भाई डेबिट साइड तो कैश वाले कॉलम में आएगा, लेकिन बैंक वाले कॉलम से पैसा जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ में आ रहा है तुम्हें? अगर तुम्हें पढ़ा तो है ना, ऐसा तो नहीं कि पहली बार ही आ गए कि अच्छा ये भी है, ये तो हमें पता ही नहीं था। ब्रो आई एम टेलिंग यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आपने पूरा कोर्स अच्छे से किया है। एंड देन ये वाली चीजें जिन पे ध्यान देना है यार। उसके बाद चेक डिसऑनर की एंट्रीज डबल कॉलम कैश बुक में, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। परचेज एंड सेल्स रिटर्न की बुक्स, परचेज बुक्स वो नहीं लिखा है मैंने, परचेज और सेल्स रिटर्न बुक्स 3-3 मार्क्स में बनाने को आपके लिए आ सकती हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बाबा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क का क्वेश्चन आपका टीचर डालेगा ही डालेगा। अब मैंने इसमें एक मेथड करवाया प्लस एंड माइनस आइटम्स।
मतलब यहाँ पे मैंने प्लस आइटम्स करवाए और माइनस आइटम करके करवाया, तो आप ये मेथड वैलिड है, ठीक है, ये वैलिड मेथड है। आपको ऐसे नहीं करना है प्लस माइनस इसके बीच में, आपके ऊपर है यार, मतलब ये दैट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। मैंने बैचेस में वन शॉट में दोनों में प्लस माइनस मेथड से करवाए, आप ऐसे कर सकते हो। चारों केसेस सब कुछ, मतलब बीआरएस में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अरे बहुत सारी एंट्री तो रिपीटेटिव ही है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक कलेक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड, ये सब में सेम है, सब में सेम है सारे केसेस में, बस प्लस का हो रहा है माइनस का हो रहा है ये देखना है। तो ये भाई इंडिविजुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 6 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, तो छोड़ के मत जाना। इफ यू आर प्लानिंग फॉर 100 ऑन 100, बिल्कुल छोड़ के मत जाना। चलिए, इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट का सबसे ज्यादा अगर कुछ आया तो वो आ सकता है। आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अगेन अगर अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स और जर्नल अच्छे से किया है तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी। लेकिन उस रेक्टिफिकेशन में भी कौन से ऐसे एरर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड अंडर कास्टिंग ऑफ बुक्स एंड ओवर कास्टिंग ऑफ बुक्स। तो अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग वाली एंट्रीज भी आती हैं। अब इसमें आप दो तरीके से, आपको पता है ना, दो तरीके से अपन अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग को कर सकते हैं, एक तो सस्पेंस अकाउंट खोल के और दूसरा वो बुक बना के। तो हो सकता है ये इंडिविजुअल पॉइंट है ना, इसी से ही 4 मार्क का क्वेश्चन बन जाए आपका। एरर्स तो सारे, मतलब सारों में से ओमिशन और प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, ये आते ही हैं। और ओमिशन को आसान मत समझना, आप करने बैठोगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें भी हिडन बहुत सारी चीजें। तो ब्रॉड मैंने लिखा, एरर ऑफ कमीशन, ये वो सारी चीजें नहीं लिखी मैंने, लेकिन एरर ऑफ ओमिशन और प्रिंसिपल को अच्छे से करना, सारे एरर्स हैं उसमें से ये अच्छे से करने। और अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग की बुक्स जरूर बना, ये बच्चे छोड़ देते हैं भाई। मेकिंग बुक्स, बुक बना के क्या होता है ना बेटा, देख मैंने यहाँ पे देखो दिया, यहाँ पे इससे पहले अगर मैं देखूं कहाँ लिखा मैंने, परचेज एंड सेल्स रिटर्न बुक। अगर इससे क्वेश्चन नहीं आया, परचेज एंड सेल्स रिटर्न बुक बनाने को नहीं आई, तो जरूर ये वाली चीज आ जाएगी कि भाई परचेज बुक अंडरकास्ट हो गई, फिर तो तुझे बुक बनानी पड़ेगी ना। तो दे आर इंपॉर्टेंट, ये पूरा लिंक्ड है, तुम कुछ भी छोड़ नहीं सकते, है ना। तो ये वाली चीजें भी देख लेना आप। उसके बाद आता है आपके पास डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोविजन एंड रिजर्व्स नाम का एक जो थ्योरेटिकल चैप्टर है उसमें आपको एक डिफरेंस दिया होगा बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व्स। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट में सिर्फ एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका डिफरेंस अच्छे से कर लेना। एक डिफरेंस ही कर लोगे ना पूरे चैप्टर में से तो पूरा चैप्टर ही नियरली उसमें कवर हो जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दोनों चीजें हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन विद सेल ऑफ एसेट मैं आपको पहले ही बता देता हूं। देखो पता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें 2 मशीन्स हैं ऑलरेडी है, या तो फिर पार्ट ऑफ मशीन इज सोल्ड। एक ही मशीन है और उसका पार्ट सोल्ड, मतलब हो सकता है 2 मशीन्स है, एक मशीन तो चलती रही, दूसरी मशीन का पार्ट सेल हो गया। अगर कभी आपके पास पार्ट सेल होने वाली चीज है, तो मैंने अपने बैचेस और वन शॉट्स में एक चीज करवा रखी है। समझो अगर बोला 1 लाख की मशीन थी एंड 20% ऑफ मशीन इज सोल्ड, अगर ये लिखा हुआ है तो मैंने बच्चों को बोला था कि भाई पहले ही 80,000 की मशीन को अलग ट्रीट कर ले, 20,000 की मशीन 20% बिकेगी ना आखिरी में जाके, 80% को मशीन 1 मान लो, इसको मशीन 2 मान लो और ऐसे कर लो इस क्वेश्चन को। सबसे सिंपल चीज, तो आगे जाके आपको ये बाइफरकेट करने का वो नहीं रहेगा। तो उन्होंने इतनी प्रैक्टिस तो कर ली है बैच में कि आई थिंक ये वो इजीली कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर पार्ट वाली चीज है तो आप ऐसे ही करना, और एग्जाम में ऐसा मत सोच के चलना कि एक ही मशीन आएगी। मशीन तो बेटा 2 आएंगी जिसमें से एक बिकेगी, फिर 2nd या 3rd ईयर में नई मशीन खरीदेंगे भी, तो ये सेल भी आएगा उसमें एंड परचेस ऑफ मशीन भी आएगा। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन इतना आसान नहीं रहेगा कि एक दी हुई है और लगाते जाओ डेप्रिसिएशन, ऐसा नहीं आएगा। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, वन शॉट्स में बहुत ही अच्छे से करवा रखा है मैंने ये सारी चीजें, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट इन दिस। नेक्स्ट पे अपन आगे जाते हैं विच इज थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में ही बताया। तो बेटा कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, उसमें भी अंदर बिजनेस एंटिटी, मैचिंग, अक्रूवल और कंजर्वेटिज्म ये इंपॉर्टेंट है। और इनसे केस स्टडी के हिसाब से पढ़ना, ये मत याद कर देना कि ये 4 डेफिनेशन याद हो गई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, याद भी हो गई तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो केस स्टडी बेस्ड इसमें से आप पढ़ना। डिफरेंस बिटवीन एनडीएस एंड आईएफआरएस कर लेना, आप जरूर कर लेना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस उसमें से नहीं बनते। अगर डिफरेंस आपने कर लिया तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एनडीएस और आईएफआरएस हैं क्या, क्यों अलग हैं। और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटीज, एसेट। अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन कर लेना तुम इस पे बेस्ड,
देख सबसे सिंपल है अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर तुमने क्वेश्चन कर लिया ना जिसमें आपकी रेवेन्यू और लाइबिलिटीज, एसेट्स, कैपिटल सब कुछ आया, तो तुझे पता चल जाएगा कैपिटल में से क्या क्या प्लस माइनस हो रहा है। सिंपल, सारे रेवेन्यूज जो होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं। तुझे वहां से आइडिया बहुत अच्छा लग जाएगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। अकाउंटिंग टर्म से यूजुअली कुछ नहीं बनेगा क्वेश्चन, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन आप कर लोगे ना तो ये चीजें क्लियर दिमाग में बस जाएंगी, कॉन्सेप्चुअली आपको पता चल जाएगा चीजें क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड लास्ट चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट्स में आपको बोल रहा हूं बिल्कुल मत छोड़ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक चीज है ओपनिंग एंट्री, हो सकता है कभी कभी 3 मार्क का डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए, तो ओपनिंग एंट्री छोड़ना मत, बहुत सिंपल होती है, एसेट्स टू लायबिलिटीज टू कैपिटल, तो ये वाली मत छोड़ना। उसके बाद एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये मोस्ट रिपीटेटिव है, हर कोई देता है यार, ये वाली चीजें हर स्कूल में आती हैं। अब इसके ऊपर ये जो बैड डेट्स वाली चीजें हैं, बैड डेट्स, उसके ऊपर प्रोविजन, आपने देखा होगा ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी दो, फर्दर बैड डेट्स भी हैं आपके पास, और न्यू प्रोविजन भी आपको क्रिएट करना है। अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आए और ये आपको कठिन लग रहा है अभी भी, तो भाई इसके ऊपर ना एक छोटा सा 30-40 मिनट का वीडियो बना रखा है, बेस्ट ट्रिक फॉर प्रोविजन रिलेटेड टू डेटर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आया, पहली बात तो आने के चांसेस इसके कितने हैं सर, तो 99.99% है। अगर आपकी बहुत ही ज्यादा किस्मत अच्छी है तो ये नहीं आएगा, लेकिन 99.99% तो ये आएगा ही आएगा। अब उसमें आप सबसे ज्यादा उलझोगे बैड डेट्स वाली चीज में, मैंने उसके लिए ये वीडियो ही बना रखा है। एक वीडियो देखोगे, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस उसमें कवर्ड हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मतलब आई कैन गारंटी यू कि इसके बाहर तो कुछ भी नहीं जाएगा फिर, और इसका लिंक मैं डलवा दूंगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक डलवा दूंगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप करो तो इन सारे एडजस्टमेंट्स पे आपको ध्यान देना है, और ये प्रोविजंस और बैड डेट्स वाली चीज पे भी खासा ध्यान देना है, आएगा एग्जाम में। ऑलराइट, तो दीज वर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो एग्जाम में आ सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ये पढ़ के जाओ, लेकिन मोस्टली जो पेपर आपका बनेगा वो यहां से कहीं ना कहीं से तो बन ही जाएगा। कोई भी स्कूल हो, कोई भी टीचर्स हो, ये तो जरूर इंक्लूड करेंगे, बाकी आपको पढ़ना सब कुछ है, ठीक है, नो शॉर्टकट्स। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूं अगली क्लास में, अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर एंड बाय बाय।